राम राम साहब, आज आपको तो मालूम है चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन भी। वैसे तो मुझे इस दिन उनके साथ बिताना चाहिए था, और आज सुबह जब मैं निकल रहा था उन्होंने कहा ठीक है मथुरा वालों के साथ बिताओ, एक ही बात है। और आपने कोई घर का कोई बड़ा अपने जैसे बच्चों को पालता है, प्यार देता है, वैसा प्यार आपने हमेशा दिया। आज के इस अवसर पर चौधरी अजीत सिंह जी ने सभी किसानों को पत्र के माध्यम से अपने पिछले 4 दशकों के अनुभवों के बारे में बताया, और जो आज का मुद्दा चल रहा है ज्वलंत, उस पर भी अपना संदेश दिया। आज वो पत्र भी यहां मंच के माध्यम से पढ़ के सुनाया गया है। बाकी मैं कहता हूं कि चलो गांव की ओर एक विशेष कार्यक्रम अगले पूरे सप्ताह हमें चलाना है। पूरा सप्ताह मैं यहाँ मथुरा में ही रुकूंगा। किसी की कोई बात हो, कोई शिकायत हो, जरूर आके मुझसे मिलें। जगह जगह हम पंचायत भी करेंगे, और हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग और आप सब जिम्मेदार हो। ये पंचायत के पंच आप हो जो बैठे हैं दरी पे नीचे। मैं आपसे भी विनती करता हूं कि इसकी छाया लेकर जो चौधरी साहब ने पत्र लिखा है, जहां भी आप बैठ रहे हैं, जैसे आप अखबार का विश्लेषण करते हो, चर्चा करते हो, ये हमारे प्रचार का माध्यम है, लोगों को जोड़ने का वक्त है। तो चौधरी अजीत सिंह जी के उस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने में आप भी जरा मदद करें। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करने आया हूं। बाकी आंदोलन के संबंध में कुछ शब्द मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रेमचंद मुंशी जी का नाम तो आपने सुना ही। ऐसा लगता है कि उन्होंने शब्द आज के लिए लिखे हैं। जो जिनके हाथ में कला होती है, सोच में जिनकी वो विजन होता है, उनके कहे गए शब्द जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, प्रासंगिक लगते हैं। उन्होंने आंदोलन के लिए कहा है। प्रेमचंद मुंशी जी कहते हैं कि लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता, इससे यह सिद्ध होता जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। हमें अपने हार ना मानने वाले स्वाभिमान का प्रमाण देना है। हमें ये दिखाना है कि हम गोलियों और अत्याचारों से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं, और हम उस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार स्वार्थीपन और खून पर है। बताओ साहब, आज का लग रहा है ना बिल्कुल आज के लिए लिखा हो। हम सब आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन से देश बढ़ता है आगे। आंदोलन जब रचे जाते हैं तो जनभावना पे आधारित होते हैं, वरना वो आंदोलन सफल नहीं होते। और जिस तरह के प्रयास आज हो रहे हैं, एक एक दिन के सूचना पर जिस तरीके से गांव के लोग अपने साधनों से जुट के आ रहे हैं, शांति बना लो भैया, मीडिया वालों का काम सुलभ करो। अध्यक्ष जी आप बैठो, चक्रवर्ती जी बैठो, बैठो। दोनों काम साथ साथ चलेंगे, कोई बात नहीं। वो फोटो भी लेंगे, मैं बात भी रखूंगा। सीधी सी बात है। यह आंदोलन प्रभावी इसलिए बन रहा है क्योंकि जनता इनकी बात को समझ गई। शुरुआत पंजाब से भले हुई हो, लेकिन किसान पिछले 6-7 साल से जिसने सोचा था कि हम बढ़त हासिल करेंगे, सरकार हमारी बनी बहुमत की है, हमारी बात मानेगी, तमाम सपने देखे थे लोगों ने, वे जब चूर चूर हुए, धीमे 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 चोट लगी है लोगों को, और ये मौका मिला। पंजाब के उन किसानों ने, हरियाणा के उन किसानों ने बहुत हिम्मत का परिचय दिया, वो आए। उत्तर प्रदेश का किसान भी देख रहा था। मीडिया वाले कहते हैं भाई यूपी में क्यों नहीं हो रहा। यूपी में भी किसान वही हैं। वे किसान भी जो है देखता है यहाँ हमारे यहाँ मंडी व्यवस्था है नहीं, मंडियों का निर्माण सरकारों ने किया नहीं है, सरकार खरीदती नहीं, क्रय केंद्र बनाती नहीं। हाउस में, सदन में प्रधानमंत्री कह रहे हैं चिंता की कोई बात नहीं, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा।
लेकिन सवाल तो ये बनता है ना, एमएसपी मिल किसको रहा है? एमएसपी तो कागज पे था और कागज पे ही है, और तुम्हें सुधार करना था तो उस पर अमल करके उसे बनाते कोई व्यवस्था उसके लिए, वो आपने किया नहीं। आप किसी फसल को उठा लो, धान की फसल सरकारी रेट क्या है? 1868 रुपया है। भाव क्या मिला है? बाजरे का एमएसपी है 2150 रुपया है, क्या भाव मिला था? सोयाबीन का देख लो 3880 रुपए सरकार का रेट है, और 3000 से ऊपर मैं जानता हूं, जानकार बताते हैं उससे ऊपर भाव नहीं मिला। सरसों ले लो, गेहूं ले लो, आप किसी फसल को ले लो, सरकार का दावा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब मोदी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो दरबारी लोग हैं, उन्होंने गलत सलाह दे दी। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी मत पालना। इस सरकार में कोई सलाह देने वाला नहीं है, इन्हें कोई सलाह नहीं दे सकता। इनके लोग जिनकी जड़ें हैं गांव में, आज वो गांव में नहीं जा पा रहे और ना ऊपर बता पा रहे, चुप्पी है बिल्कुल। यहां ताला लगा दिया मुंह पे, भगा दियो। मैं भगाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनको बैठाओ, प्यार से बैठाओ। माइक की आवाज नहीं आ रही। माइक वाले, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा दोषी मानता हूं उस मामले में। ये उन्हीं की जिद है, और उन्होंने साबित कर दिया जब सदन में खड़े होकर इन्होंने अभी भाषण दिया है, आपने सुना होगा। वह आपकी वकालत आज भी नहीं कर रहे हैं। 200 लोग से ज्यादा मर गए, इतना बड़ा संकट है, देश का काम रुका पड़ा है, दुनिया में तस्वीरें जा रही हैं, कील लगाई जा रही हैं, किसानों की भावना सरकार के विरुद्ध आ रही है, बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। उसके बावजूद, उस सब को देखते हुए भी, उसकी जानकारी उनको मिलती है लगातार, उसके बावजूद भी मोदी जी ने एक शब्द भी आपके संवेदना के लिए नहीं कहे। उल्टा उन्होंने वहां वकालत ये कही, उन्हीं के शब्द मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा एक समय होता होगा जब पूंजी कमाने वालों को बदनाम किया जाता था। मतलब जो उद्योगपति हैं, आज उन्हें सरकार उनके बचाव में उतर आई है, और खुल के। इतनी हिम्मत कभी किसी की नहीं हुई। गरीब देश है, लोग आज भी सरकार पर निर्भर हैं। पूंजीपति हैं कितने, और उनमें भी आप देखो जो छोटे उद्योग लगाने वाला, कारखाने लगाने वाला आदमी जो है, जो नौकरी देने वाला था, उसकी स्थिति क्या है, उसकी माली हालत क्या है? वित्तीय संकट में है, उसे लोन नहीं मिलता, उसका कारोबार नहीं बढ़ रहा, छोटे व्यापारी बिल्कुल तंग हैं, उनका तरक्की का काम नहीं हुआ उनके लिए एक भी पिछले 7 साल में। आप वकालत सिर्फ 2-4% लोगों के लिए कर रहे हो। और अदानी, एक उदाहरण आपको देता हूं, इन लोगों की कितनी तरक्की हुई है। पिछले 4-5 साल में 250-300% का इजाफा इनके संपत्तियों में हुआ है, इनके मुनाफे में हुआ है। 2013 में अदानी पूरे देश में 44 परियोजनाओं पे था, 2013 में 44। 2018 में वो 92 हो गया, डबल हो गया 4 साल के अंदर। और उसके बाद 2017 में सरकारी ठेके भी जब निकलते हैं, सारा जो है उन्हीं को मिल रहा है माल। 125 गैस परियोजनाओं के टेंडर हुए थे 2017 में, 25 अकेला अदानी जीत गया। 126 में, माफ करें, 25 अदानी को मिला गैस प्रोजेक्ट। फिर 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे लखनऊ हमने कराया था, वह एयरपोर्ट भी उसमें शामिल था। 6 के 6 अदानी को दे दिए। इन लोगों को सरकार के संरक्षण की जरूरत नहीं है, ये तो इतने बड़े हो गए। इन्हें लोन नहीं मिलना चाहिए, इनकी वित्तीय हालत अच्छी नहीं, बैंक इन्हीं को लोन देता है। और किसान की क्या हालत है? अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, बाराबंकी का, हमारे उत्तर प्रदेश का एक किसान, 80,000 का लोन था, बैंक वालों ने उसे बुला के जो बदतमीजी की, उसकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने प्रताड़ित किया, उस कारण से वो जान गंवाई है किसान। आगरा के नवलगढ़ के किसान है, वो अपने खेत पे गया,
28 साल का दीपक नाम का किसान खेत पे गया, उसने देखा पूरी फसल जो है चौपट हो गई क्योंकि ये आवारा पशु घुसा है, वहीं खेत में आत्महत्या कर ली। ये हालत है किसान की। और प्रधानमंत्री वकालत कर रहे कि पूंजीपति को अपमानित मत करो, पंजाब में टावर मत तोड़ो, पंजाब में टावर किसी संपत्ति का नुकसान होता है। हम भी ये कह रहे हैं, कोई किसान संगठन नहीं चाहता किसी का नुकसान, लेकिन उससे बड़ा नुकसान आज किसान के साथ हो रहा है। आपने छला है किसान को, झूठ बोले हैं आप किसान को। आज आपकी बात किसान मान नहीं सकता। जब आप कहते हैं भाई एमएसपी रहेगा, कहने से नहीं होता, फरमान से देश नहीं चलता है, कानून बनना चाहिए। किसान यही मांग कर रहे हैं, कानून बनाओ। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे बड़े अच्छे लगते थे, गुजरात मॉडल की चर्चा करके आए थे, किसी को पता नहीं था क्या था गुजरात मॉडल। मैं तो कहता हूं, दिल से कह रहा हूं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है। जब वे मुख्यमंत्री थे 2011 में मनमोहन सिंह जी ने विशेष समिति बनवाई उनकी राय लेने को। आज ऐसा होता है क्या? आज वे जब प्रधानमंत्री क्या विपक्ष के नेताओं की राय ले रहे हैं वो? हमारे यहाँ यूपी में भी परंपरा होती थी, मुख्यमंत्री को हर सदन के सत्र में विपक्षी नेताओं को बुलाकर चाय पीनी चाहिए, भोजन खाना चाहिए, उनके साथ पूछना चाहिए तुम्हारे कार्यकर्ताओं की क्या बात है, सरकार आपकी भी है। वे सारी परंपराएं खत्म हो गई, अब तो दुश्मनी है, लाइन खींच दी। भाजपा वाले ऐसा दिखाते हैं कि भाजपा का जो विरोधी है वे राष्ट्र विरोधी हो गया। मोदी का कोई आलोचना करेगा तो वे देश विरोधी हो गया, वे नक्सलवादी हो गया, वे उग्रवादी हो गया। ये गालियां खानी पड़ेंगी, केस लगाएंगे आप हम पे। अलीगढ़ में पंचायत करते हैं तो हम पे केस ठोकोगे और 5000 किसानों को आप कहोगे कि जेल में डाल लो बाबा जी। मैं तो कहता हूं, कब जाओगे जेल में? मथुरा के लोग भी साथ चलेंगे जेल। किसान इनके ये दबाव, इनके ये पैतरे औरों पे कामयाब हो सकते हैं, यहां नहीं कामयाब होने के। हमें तो तुम जितना दबाओगे हम उतने मजबूत होते हैं। 2 लाठी और मारो, हम और मजबूत होंगे, दुगनी ताकत से आएंगे। ये मनोवैज्ञानिक स्थिति किसान की है। वह हारा हुआ है, कमजोर है, गरीब है, सब कुछ है, लेकिन अगर मान सम्मान की बात आ जाएगी, अगर चौधराहट की बात आएगी, पगड़ी पे आंच आएगी, तो वह किसान रुकता नहीं है। वह हनुमान की तरह विराट हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। ये इस बात को नहीं समझ पा रहे। मैं तो चौधरी चरण सिंह जी ने किताब लिखी थी, 78 में प्रकाशित हुई थी। पुराने लोग यहाँ विद्वान भी हैं, पढ़ी भी होगी उन्होंने। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी गांधीयन ब्लूप्रिंट के नाम से वो किताब। मैं तो प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहता हूं कि एक बार किताब पढ़ लो। आप अज्ञानी हो, आप इस देश के गांव की क्या आवश्यकता है, किसान क्या चाहता है, नहीं समझ पा रहे। आप सोच रहे हो कि 2000 की किस्त में खरीद लोगे। हम स्वाभिमानी लोग हैं, कोई कटोरा भीख का लेकर नहीं चल रहा। ये हमारे अधिकार की मांग है। हम तो इतना कह रहे हैं कि हमारी उपज सही है तो दाम सही मिलना चाहिए, हमारी मेहनत सही है तो उसका इनाम हमें मिलना चाहिए। औरों को भी मिलता है और उनको सरकार दिलाती है, लेकिन जब किसान मंडी पे जाता है सब काम उसका चौपट हो जाता है। मेरी मांग इस पंचायत के माध्यम से मैं इस बात को रखना चाहता हूं, एक होकर हम पंचायत की हमारी ये मांग है कि ये कानून इनका दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, एक बड़ा पूंजीपति है, आपने उसको छूट दे दी कि तू भंडार कर ले, तू कितना ही खरीद ले, कितना ही रख ले, खरीदेगा भी वही, भंडार भी वही करेगा। तो जब खरीदने जाएगा, जब समय आएगा, फसल पकी होगी आपकी, मंडियों पे जाएगी या सीधा खेत से आके वो खरीदेगा, तब तुरंत तो अपने भंडार को कहेगा भाई छोड़ दो पुराना माल, भाव गिरेगा। इतनी सीधी सी बात है। आप तो कहते हो आपके अंदर व्यापारी का खून है। इतनी सीधी सी सरल सी व्यापार की बात तो कोई भी समझ रहा है, किसान भी इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए किसान कह रहे हैं ऐसा मत करो, ग्राहक का भी नुकसान होगा, महंगाई भी बढ़ेगी और किसान को भाव भी नहीं मिलना। एक सिस्टम चल रहा है, उसको चौपट कर दो।
सुधार के नाम। ये सुधार नहीं होता। मोदी जी के शैक्षिक क्वालिफिकेशन पर लोग सवाल करते हैं, साहब डिग्री नहीं है, डिग्री दिखा दो। लोगों ने सवाल पूछे थे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो कहता हूं बहुत बड़े डॉक्टर हैं मोदी जी, लेकिन डॉक्टर वो वाले जैसे कंपाउंडर बैठता है ना, खुद लिख लेता है डॉक्टर, जो क्वैक जिसे कहते हैं। आप जाओगे, खरोच लग रही, करीब पांव तो काटना पड़ेगा साहब। वे यही काम कर रहे हैं, कह रहे हैं मंडी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, तो मंडी तबाह कर दो, मंडी को खत्म कर दो। जैसा कि नोटबंदी में किया था, किसी ने जाकर कह दिया साहब 1000 के नोट में काला धन है, का 1000 का नोट खत्म कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 2000 का नोट खत्म कर दोगे। क्या खत्म हुआ? लोगों ने नए तरीके ढूंढ लिए, और वही लोग जो इनके पार्टी में शामिल हैं, इन्हें मालूम नहीं क्या, उन्हीं की वकालत कल संसद में करी है इन्होंने, जो कहा ना पूंजीपति के खिलाफ कुछ मत बोलो, किसान बेहद मर जा, बेशक मर जा किसान, उसके लिए 2 शब्द हम नहीं कहेंगे, लेकिन पूंजीपति के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस व्यवस्था के खिलाफ ये पंचायत डट के खड़ी हुई है। ये ऐलान मैं करता हूं। हरियाणा के एक मनदीप पूनिया बड़े बहादुर पत्रकार निकले, उन्होंने सच्चाई लिखी, उनको जेल में डाल दिया, उनके डंडे बरसाए गए। उन्होंने फिर बताया बाहर आके कि 80 साल का किसान बंद है, अभी हरियाणा का है, 80 साल के एक बुजुर्ग, लाठियां मार मार के पुलिस ने उनको कैद कर रखा है। किस लिए कर रखा है? वो उग्रवादी है क्या? इस पंचायत की मांग, दूसरी मांग ये होनी चाहिए कि जितने लोग बंद कर रखे हैं और जो मुकदमे आपने अनैतिक लगाए हैं किसानों के विरुद्ध, किसान संगठनों के विरुद्ध, उन नेताओं के विरुद्ध, वे तमाम मामले खत्म हो जाने चाहिए। अगर आप राजी हो तो हाथ उठा लो। और तीसरी बात गिरफ्तारी की तो आपने पहले ही कह दी, कोई बात नहीं, मुझे लगता नहीं वहां से कुछ होगा। मुझे लगता है बाबा जो है एकदम कह देंगे नहीं नहीं नहीं, बहुत जल्दी पीछे हटते हैं वो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो किसान की मांग है कानून के संबंध में, कानून हटे तभी हम मानेंगे। और सिर्फ एक आश्वासन को देश की जनता नहीं मान सकती। जिन प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये जो है सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लो, बड़ी तरक्की करोगे, 2 साल तक वही दावा था। 2014 से 2016 तक जब उनसे कोई पूछता था कि किसान के लिए क्या करोगे, कहते थे बहुत बढ़िया योजना है साहब, और करोड़ों हम कार्ड बांटेंगे, कार्ड से बड़ी उन्नति हो जाएगी, खेती अच्छी हो जाएगी, किसान देख लेगा मेरी जमीन कैसी है और क्या मुझे कितना उसमें खाद डालना है, कौन सी फसल मैं उगा सकता हूं, और बिल्कुल आधुनिक खेती हो जाएगी। याद है 2 साल तो ये कह के इन्होंने काट दिए। फिर 2016 से कहना शुरू कर दिया आय दुगनी करूंगा। मैंने बता दिया आय तो उनकी दुगनी हो रही, आपकी नहीं हो रही। यहां कोई किसान नहीं कहेगा कि उसने तरक्की की है। लागत बढ़ रही, डीजल का भाव बढ़ गया है, बिजली महंगी हो गई, खाद महंगा है, भाव मिल नहीं रहे। जो भाव पहले मिलते थे धान की, आपको याद होगा जिस रेट की हम बात चर्चा भी कर रहे थे, जो 1000-1200 आपने बताया, उसका क्या भाव था 2013 में? 4000 पार था, 4500 तक पहुंचा। तो वो गिरावट भी आप देख रहे हो। 2016 में उन्होंने कहना शुरू किया आय दुगनी करूंगा। कोई योजना नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, बस घोषणा कर दी, बिना सोचे समझे दाएं 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 फायर करते रहते हैं। वो फायर कर दी, हवा में गोली मार दी, दाग दी, और नतीजा क्या निकला है? 2018 में जाके जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, 2018 में वो कमेटी ने अपना प्रस्ताव दिया कि आय दुगनी ऐसे करेंगे। तब वो कहते रहे 2022 तक हो जाएगी, अब कह रहे 2024 तक होगी। कुछ नहीं है, बार बार झूठ बोले हैं आप प्रधानमंत्री किसानों को। अब किसान आपकी बात नहीं मानेंगे। आप कह रहे हो एमएसपी रहेगी, मंडी रहेगी, नहीं, ये कानून वापस लो और एमएसपी का कानूनी हक प्रत्येक किसान को दिलाओ, तब देश का किसान मानेगा कि हां आपने खेती और किसानी को समझा। और जो मैंने बात कही थी कि अच्छे मुख्यमंत्री थे, वह पोल भी मैं खोल देता हूं, वो राज खोल देता हूं। मैं क्यों कह रहा था? क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो कमेटी बनाई थी उसमें आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सदस्य थे, और इनकी अध्यक्षता में थी। नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष थे। 2010 में गठित की कमेटी,
2 मार्च 2011 को मोदी जी की फोटो आप ढूंढ लेंगे, उन्होंने खुद ट्वीट किया है, नौजवानों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ वो हैं, और उन्होंने अपना प्रतिवेदन उनको दिया और मांग करी थी उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे कि एमएसपी का हक, अगर व्यापार चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकार खरीदे, वह हक किसानों का होना चाहिए, किसानों के साथ अनदेखी नहीं होनी चाहिए, और जो सरकारी रेट है वह किसानों को मिलना चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए। ये खुद प्रस्ताव मोदी जी ने किया। आज इनकी भाषा बदल गई, अब जब गद्दी में आपने बैठाया तो बात भूल गए। तो इसलिए मैं उनको याद दिलाना चाहता था, ये तारीख आप अपने दिल में रखो, और अगले चुनाव से पहले तक जितने बीजेपी के नेता आपके दौरे आते हैं, पास आते हैं, उन्हें बैठाओ और उन्हें समझाओ और उनसे पूछो, बस तुम जिस पार्टी में हो, हम तो कह सकते हैं हम जिस पार्टी में हैं हम सीधा चौधरी साहब से मिल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप बता दो, आप मोदी जी से मिल पाते हो क्या, या पार्टी के अध्यक्ष से मिलते हो? और मिलते हो तो उन्हें ये बात में मनवा लो। किसान राजी नहीं है इस बात को लेकर, पीछे हट जाओ, या तो आप हमारी बात मान लो या छोड़ो बीजेपी। इस बात पे आप प्रयास करोगे तो जो हमारी लोकदल की भी खोई हुई ताकत थी वह भी आएगी। मोदी जी कहते हैं भाई नंबर है, मैं तो एक टेलीफोन दूर हूं, है किसी पे नंबर मोदी जी का? ना है, मैं अपना नंबर दे दूं, एक नंबर है, इस पर सिर्फ मिस्ड कॉल करनी है और लोकदल से जुड़ने के लिए 9024 882 882 9024 882 882 लगा लो मिस्ड कॉल। सेल्फी वालों, अच्छा इनकी बात बताऊं, इन्हें लग रहा था कि सरकार आई और हमारे हाथ में लव लेटर आ गया। अभी यहां भी मुझे प्रतिवेदन दिया है मुझे नौजवानों ने, 49,568 बच्चों की, नौजवानों की भर्ती होनी थी पुलिस में, यही बात थी, और ये 2 साल से चल रहा है। उसमें से 14,000 की ज्वाइनिंग करा दी और बाकी सारा इम्तिहान देके पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, और वो तब भी जो इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, इंतजार कर रहे हैं मेडिकल कब कराएंगे। तो ये पद भी घटा रहे हैं, नियुक्तियां भी घटा रहे हैं, नौकरी किसी को नहीं देना चाहते, कहते हैं ठेके पे रखो, और ठेके पे जब रखोगे तो जो श्रमिक है, जो मेहनत करता है, जो कामगार है, उसे कोई हक नहीं मिलना। तो ये मजदूर की भी बात है, खेती हर मजदूर तो किसान के साथ चलता ही है, लेकिन जो नौकरियां चाहते हैं, चाहे वो मजदूर हो चाहे बड़े ग्रेड का अफसर हो, उनको भी दबाने का प्रयास कर रही है सरकार। आईएएस की कितने पद खाली हैं पता है, और सीधा भर्ती कर रही है निजी क्षेत्र से। हमारे बच्चे आईएएस अफसर बनने लायक हैं, नहीं मिल रही नौकरी उनको नियुक्ति ना कराकर सीधा प्राइवेट सेक्टर से लोगों को रख रही है सरकार। तो ये निजी हाथों में पूरे देश को बेच देंगे। रेलवे हो, एलआईसी हो, जो भी संस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र की थीं, जिन पर आपका हक बन सकता था, ये बेच लेंगे। यही वक्त है, मैं आपको फिर कहता हूं, चोट तो वोट से ही मिलेगी। आपने जिनको मौका दिया, भरपूर मौका दिया, ताकत दी, मुझे अजीब सा लगता है उनकी टिप्पणियां सुनकर। यहाँ की प्रतिनिधि हैं हेमा मालिनी जी, क्या कहूँ मैं उनके बारे में। उन्होंने बजट के लिए कहा कि ये तो सीता और गीता का बजट है, मैं तो समझ नहीं पाया क्या कहना चाहते हैं। सीता और गीता का क्या बजट हो गया? खेती का बजट घटा दिया, कहती है इससे जो आत्मनिर्भर भारत में नई शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने बजट को पढ़ा है, सुना है, 6,000 करोड़ शिक्षा का बजट घटा दिया, 6,000 करोड़ की कटौती की है, और उस बजट के लिए हेमा मालिनी जी कह रही हैं आत्मनिर्भर भारत में नई शिक्षा नीति को बढ़ा दिया। तो कुछ ही कह लो साहब, ये बड़े गुणवान लोग हैं, ये ऐसी वॉलीबॉल फेंकते हैं, फिरकी फेंकते हैं, हमारे लोगों को समझ नहीं आती। नहीं, ब्रिज खराब नहीं हो सकता था।
देश को भी संभाल रहे हैं भगवान, और ये वो भगवान अन्नदाता ही है। अच्छा साहब, बहुत देर हो गई, मैं आपको यही पूछने आया था कि मेरे साथ गिरफ्तारी कौन कौन देगा, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। आज रात को योगी जी को नींद नहीं आएगी। धन्यवाद। जय जवान।